मुस्कान को सज़ा के तौर पर इस घर में लाया गया था, लेकिन ये सज़ा उसकी बहुत लंबी हो गई थी और अब उसे इस सज़ा से बहुत मोहब्बत हो गई थी। मुस्कान की शादी धीरज से एक सज़ा के तौर पर हुई थी और उसे एक बंदी बनाया गया था। उसे पत्नी वाला अधिकार कभी न दिया जाता, लेकिन यहाँ मामला सब कुछ उल्टा हो गया था। मुस्कान के पिता ने ऐसा जुर्म किया था। उसने धीरज के बड़े पापा का कत्ल किया था। ये कत्ल तो मुस्कान के पापा के नज़रों में कोई पाप नहीं था, लेकिन गांव के सभी लोग उन हवेली वालों से डरते थे। कोई एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं जाता था। अब सज़ा के तौर पर मुस्कान से शादी कर उसे बंदी बनाया गया था और वे बहुत डर रही थी। अपने दिमाग में अपने गांव की झुमरी की बातों को याद करते बेहद डर से कांप रही थी। मन ही मन में उसकी सारी बातें उसके दिमाग में चल रहा था। उसकी माँ के गांव में उसकी कज़न के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब बदले की आग में उसे दासी बनाकर उसके साथ शादी कर उसे ले जाया गया था। वह आदमी उसके पिता के उम्र से 3 गुना ज़्यादा था। वह लड़की बहुत नादान थी। जिस रात उसकी शादी उस आदमी से हुई थी, वह रात बड़ी भयानक रात थी। लाल सिंह ने उसको बड़ी बेदर्दी से अपने हवस का निशाना बनाया था। उसके हर जिस्म पर नील के निशान थे। उसका हर अंग दांतों से काटा गया था। लाल सिंह के पहले से 3 पत्नियां थीं, लेकिन उन तीनों पत्नियों में से किसी की भी औलाद नहीं हुई थी। सबके पास लड़कियां थीं और उनकी लड़कियों के उम्र और झुमरी की उम्र में कोई अंतर नहीं था और झुमरी को एक दासी बनाकर ले जाया गया था। जब लाल सिंह ने अपने सुहाग रात के दिन झुमरी को पूरा लाल किया था, वह दर्द में तड़प रही थी। डर की वजह से उसे पीरियड्स भी आ गए थे, लेकिन लाल सिंह ने उस पर जरा सा भी तरस ना खाया। उसकी दोनों टांगें सूज चुकी थी। वह हर रात शराब की नशे में उस पर अपनी हैवानियत दिखाता, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी कि उसी हालत में प्रेग्नेंट हुई थी। लाल सिंह के दिमाग के अंदर एक लालच पैदा हो गया था, क्या पता ये औरत मेरे वारिस को जन्म दे दे। उसके बाद लाल सिंह ने उस पर थोड़ी नरमी दिखानी शुरू की। झुमरी का ख्याल बढ़ चढ़कर रखा जाने लगा। उसने ठीक 9 महीने के बाद लाल सिंह के वारिस को जन्म दिया था। तब लाल सिंह ने खुशी में दुश्मनी को भुलाकर उस झुमरी से उसकी इच्छा पूछी थी। तो उस झुमरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसकी इच्छा मान ली गई थी, लेकिन झुमरी से कहा गया था, तुम मेरे बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकती। झुमरी भी बहुत गरीब घर से थी। उसने तुरंत ये बात स्वीकार कर ली थी और यही सब आज मुस्कान के साथ भी हो गया था। जब वो अपने कमरे में आया तो मुस्कान बड़ी ही उल्टी सीधी तरीके से सो रही थी। वह अपने कोट के बटन खोलता उसकी तरफ बढ़ा था, जो आधी नीचे को गिरी हुई थी। वह उसको बेड के किनारे से थोड़ा आगे खिसकाने के लिए झुका ही था कि उसके अंदर उठती अलग तरह की खुशबू उसके नाक से टकराई। वह अभी अभी उससे शादी करके आई थी, वह भी एक सज़ा के तौर पर। वह बहुत ही ज़्यादा मासूम थी, कम उम्र की लड़की थी। उसे एक दासी के तौर पर सौंप दी गई थी, लेकिन कृपा थी उसने उससे शादी कर ली थी, जिसके पिता ने उसके ताऊ का कत्ल किया था और अब उसको उसी की सज़ा में उसके साथ दासी बनाकर भेज दिया गया था। उस कत्ल के बदले में अपने बड़े ताऊ का ख्याल आते ही उसके अंदर आग भड़कने लगी थी। वह खुद पर सब्र करता पीछे हुआ। वॉशरूम में बंद हुआ था। थोड़ी देर के बाद निकला तो वह लड़की इस पोजीशन में सो रही थी। हे भगवान, इस लड़की को तो सोना भी नहीं आता। अच्छे खासे आदमी की तपस्या भंग कर दे। उसके साड़ी में से उसकी कमर झांक रही थी और उसकी कमर को देख वह मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। अपने बाल तौलिया से सुखाने लगा। वह थोड़ी सी हिली तो उसके सुनहरे बालों के लटें उसके खूबसूरत चेहरे को ढक चुके थे। ये मंजर देखकर धीरज के दिल में बड़ी ही हलचल मच गई थी। वह नादान कम उम्र होने के बावजूद भी पूरी खूबसूरती रखती थी, जिसकी वजह से किसी का भी दिल दिमाग खराब हो सकता था। वह तो फिर भी उसका पति था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके पास झुककर उसको सीधा लिटाया था ताकि वह गिर ना जाए। अभी धीरज ने उसे छुआ ही था कि वह करंट खाकर जागी थी। आप कौन हैं? वह डरकर पीछे होती बोली। धीरज का दिल किया अपना सिर पीट ले, जिसको अपने पति का ही होश नहीं था और अता पता नहीं था। मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी आज ही शादी हुई है, मैं तुम्हारा पति हूँ। वह गुस्से में बोला था। वह आप हैं? वह बड़ी हैरानी से अपने से 10 साल बड़े उस खूबसूरत जवान को देखते हुए बोली, जी मैं ही हूँ। वह कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और बेड के दूसरी साइड आ गया। मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी बनकर आई हूँ।
फिर आप मुझ पर जुल्म करेंगे, ज़बरदस्ती अपना अधिकार लेंगे, मेरे साथ वह सब कुछ करेंगे जो मुझे तकलीफ़ देगी। वह अचानक दर्द भरी आवाज़ में बोलती चली गई। उसको चौंका गई। ये सब किसने कहा तुमसे? वह अपने आईब्रो को आड़ी तिरछी करने लगा। भला उस कमसीन लड़की से अपना अधिकार वो कैसे ले सकता था? अभी तो वो पूरी तरह जवान भी नहीं हुई थी, जिसको शादी का मतलब भी नहीं पता था। फिर वह आदमी बदले की आग में क्यों उसको अपनी जुनून का शिकार बनाता? जब मेरी शादी पंचायत में हो रही थी, वहाँ बैठी कुछ मेरे पड़ोस की सहेलियाँ ये सब बातें मेरे कान में बता रही थी। कुछ लड़कियां तो ऐसे ही बातें कर रही थी जो लड़कियां बदले की आग में दासी बनाई जाती हैं और उसकी शादी कर दी जाती है तो उसका पति उस पर बहुत ही अत्याचार करता है। उसकी कोई सुहागरात नहीं होती, दिन और रात बस उसे तकलीफ से गुजरना पड़ता है। उसका पति अपना अधिकार बड़े ही बेदर्दी से लेता है। उसके बाद वह चुप से सर झुका गई। धीरज का शक बढ़ता ही जा रहा था। और क्या कहती थी तुम्हारी सहेलियाँ? वह और सवाल करने लगा तो वह बिल्कुल डरी हुई सब कुछ बोलती चली गई और वह बिल्कुल नादान भी थी। झुमरी को वापस उसके घर भेज दिया गया था तो झुमरी ने अपनी हालत सबको दिखाई थी। वह बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में अपने घर आई थी। उसकी पिछली पूरी दुश्मनी को ख़त्म कर दिया गया था। अब वह अपनी ज़िंदगी नई तरीके से बिता रही थी, क्योंकि वह अपने भाई के किए गए कत्ल की वजह से उसे दासी बनाया गया था और आज वह अपनी सज़ा काट कर यहाँ आ गई थी। नहीं तो उसे जीवन भर सज़ा सहनी पड़ती। वह उसकी बातें सुनकर हैरान हुआ था। इतनी डरी हुई थी और डरते डरते वह सारी बातें बता रही थी। उसके सजे संवरे रूप के उसके दिल की तार छेड़ गई थी। चलो ये बात तो सच होती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इस रस्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ। वह जिस तरह से डर कर बता रही थी, धीरज को झटका दे गई थी, जो ये सब कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। वह तो खुद ऐसे रस्म के खिलाफ था। कत्ल के बदले कत्ल चाहता था, मगर गांव के रस्मों के आगे वह अपना हथियार डाल चुका था और बेबस हुआ था। इधर आओ मेरे पास, वह अचानक बोला तो मुस्कान ने सर उठाया था। वह थोड़ी झिझकते हुए उसके पास आई थी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? उसने अगला सवाल किया था। मैं 10वीं में पढ़ती हूँ, उसने मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर धीरज ने एकदम उसके बाजुओं को खींचकर अपनी तरफ किया। मुस्कान का दिल उछलकर उसके गले में आ गया। मेरे पास होकर बैठो ताकि तुम्हें मुझसे डर ना लगे और मुझे तुम्हें समझाने में मदद हो जाए। उसके शब्दों में बहुत नरमी थी। मुस्कान का दिल बड़ी मुश्किल से समझा था, वरना वह तो समझी थी कि शायद वह अपना अधिकार लेने लगा है। आप मुझ पर अत्याचार तो नहीं करेंगे ना? आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे ना? वह मासूमियत से बोलते धीरज को सीधा अपने दिल में उतारती हुई महसूस हुई थी। उसने आगे बढ़कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। मुस्कान का नन्हा सा दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। नहीं, मैं अपनी छोटी सी पत्नी पर कोई अत्याचार या ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वह मोहब्बत से बोलता उसको हैरान कर गया था। सच में वह उसको अपने सीने में छुपाकर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था। धीरज का दिल बेकाबू हुआ था। हाँ, सच में कहते के साथ उसने मुस्कान के खूबसूरत चेहरे पर अपने होंठ रख चुका था। वह अब जी जान से कांप उठी थी। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुस्कान का चेहरा थाम कर उसको रिलैक्स करने लगा, जो धीरे धीरे कांप रही थी। धीरज की बात पर उसका जिस्म कांपना बंद हुआ था। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वह उसको अपने बाजुओं से आज़ाद करता बोला तो वह अपनी जगह पर बड़ी तसल्ली में होकर आंखें बंद कर गई। मुस्कान, तुमने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? क्या तुम्हें ये कपड़े चुभ नहीं रहे? वह उसके खूबसूरत कामदार बनारसी शिफॉन की साड़ी को देखकर बोला था तो मुस्कान ने आंखें खोली। चुभ तो रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई और कपड़े नहीं, क्या करूं? फिर वह मुंह बनाकर बोली। वह अलमारी की तरफ बढ़ा, उनमें से अपना एक अच्छा सा ढीला ढाला कपड़ा निकाल कर उसको थमा दिया। आज की रात इस पर बिता लो, कल तुम्हारे सारे कपड़े मंगवा लूँगा। वह हाँ में सिर हिलाती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। अब फिर से एक बड़े इम्तिहान में फंसने वाली थी। उसके बाल उसके ब्लाउज़ के जिप में अटक गई थी, जो कि छुड़ाते हुए बहुत मुश्किल हो रही थी। वह बार बार कोशिश करके थक चुकी थी। उसको अब बहुत टाइम लग रहा था और उसे यूं बाथरूम में टाइम लगता देख धीरज बहुत परेशान हुआ था। मुस्कान, तुम ठीक हो ना? इतना टाइम क्यों लगा रही हो? उसने आवाज़ दी तो वह रोती हुई कांपते होंठों से बाथरूम के दरवाजे के पास आकर खड़ी थी। मेरे ब्लाउज़ के जिप में मेरे बाल फंस चुके हैं, मैं इसे निकाल कर थक चुकी हूँ। वह अपने ब्लाउज़ के तरफ मुंह करती बोली। उसकी ये बात सुनते ही धीरज के जवानी के जज्बातों में आग सी लग गई थी। वह थोड़ा देर चुप रहा
वह पहले ही उसके खूबसूरत चेहरे ने उसको इम्तिहान में डाला हुआ था। वह अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। उस पर से सितम की उसने अब अपना ब्लाउज अपने बालों में फंसा लिया था। अब तो भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। फिर धीरज ने बड़ी मुश्किल से हाथ बढ़ाकर उसके बालों को उस ब्लाउज के जिप से बड़ी सावधानी से अलग किया था, ताकि उसको दर्द ना हो। उस बीच उसने अपने जज्बातों पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था, क्योंकि उसका खुला जिस्म देखता वह दीवाना हुआ था। लेकिन वह कली अभी पूरी खिली नहीं थी। उस कली का खिलने का इंतज़ार कर सकता था, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बड़ी ही सावधानी से उसने उसके बालों को उसके ब्लाउज से दूर किया था। अब उसके ब्लाउज का जिप खुलकर नीचे आ गई थी। मुस्कान ने बड़ी मुश्किल से अपने कढ़ाई वाले ब्लाउज में अपने दोनों ब्यूटी बॉल को दबोच रखा था, वरना वो ब्लाउज नीचे ही सरक जाती। धीरज का दिल धड़कने लगा था। देखो, मैंने तुम्हारे बाल को तुम्हारे ब्लाउज से अलग कर दिया है, वह कहता बेड के तरफ बढ़ गया और वह चेंज करके कुछ देर के बाद बाहर आई थी। ये लड़की आज उसका पूरा इम्तिहान ले चुकी थी। वह उसको अपने ढीले ढाले कपड़ों में देखकर मुस्कुराकर बोला था, जो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसका अपने ऊपर कंट्रोल करना ये किसी भगवान के चमत्कार से कम नहीं था। वह जिस हालत में उसे देख चुका था, कोई भी कठोर मर्द का ईमान आराम से भंग हो सकता था। धीरज ने फिर भी अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया था, जबकि वह इस तरह का आदमी बिल्कुल भी नहीं था। वह अपने ऊपर कंट्रोल कर पाता। मुस्कान चुपके से सिमट कर उसके बगल में आकर लेट गई। उसने भी लाइट ऑफ करके आंखें बंद किया। ये रात उनके लिए बहुत मुश्किल थी। सुबह जल्दी उठा था, वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। बाहर निकलते ही मुस्कान की तरफ देखा, जो गहरी नींद में जा चुकी थी। वह कुछ पल उसे चुप से देखता ही रहा। उसके चेहरे पर बड़ी सुकून और मासूमियत भरी थी। उसके पास जाकर नरमी से उसका कंधा हिलाया। मुस्कान, उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसकी आवाज़ बहुत ही नरम निकल रही थी, जैसे कोई मासूम बच्चे को जगा रहा हो। मुस्कान आंखें मसलते हुए उठ बैठी और पलकें झुकाते हुए धीरज को देखने लगी। उसकी उम्र बहुत ही नादान थी, मासूम थी। उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वो बेड से उठी और बाथरूम के तरफ चली गई। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली, लेकिन उसके बालों की हालत बिगड़ चुकी थी। लंबे और काले और बिल्कुल सिल्की और घुटनों से नीचे बिखरे हुए थे। वो बेबस नज़रों से धीरज को देखने लगी। ये बाल नहीं सुलझ पा रहे, क्या करूं? उसने धीमी आवाज़ में कहा। धीरज ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। आओ, मैं ठीक कर देता हूँ। मुस्कान ने बड़ी डरते हुए कुर्सी पर बैठते उसके तरफ देखा। धीरज ने पहले तो उसके बालों को तौलिए से सुखाया और हल्के से पानी को निकाला था। ये सब करते उसके हाथ बड़े ही नरम चल रहे थे और बहुत ही मुलायम चल रहे थे। फिर वह आराम से उसके बालों को सुलझाने लगा। तुम्हारे बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं मुस्कान, लेकिन ये बहुत मेहनत मांगते हैं, उसने हंसते हुए कहा। उसकी बातों पर मुस्कान ने अपना सर झुका लिया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। धीरज ने बड़ी सावधानी से बालों के लटों को सुलझाया और फिर उन्हें खूबसूरती से बांध दिया। बस अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। वह पीछे हटकर उसके चेहरे को देखने लगा। मुस्कान ने आईने में खुद को देखा और खुश हो गई। थैंक यू धीरज जी, वह बड़ी मुस्कुराकर बोली थी। कोई बात नहीं, आइंदा खुद करना सीख लेना, लेकिन जब तक तुम्हें ज़रूरत हो मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा, धीरज ने नरमी से कहा और उसके चेहरे पर तसल्ली देखकर मुस्कुरा दिया। वे दोनों फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकले। मुस्कान के चेहरे पर बहुत ही घबराहट दिखाई दे रही थी। उसके कदम धीरज के साथ चलने लगे थे। वह काँप रही थी, हर कदम पर धीरज की तरफ देखती थी, जैसे उसकी सुरक्षा के इंतज़ार में हो। धीरज ने उसके तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट से देखा, जो उसके डर को कुछ हद तक तो कम कर गया था। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे। जैसे ही वे दोनों अंदर दाखिल हुए, भानुमति की नज़रें उसके चेहरे पर जा ठहरी और उनके माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। क्या तमाशा है धीरज? इस लड़की को खाने की मेज़ पर क्यों लेकर आ गए हो? धीरज ने मुस्कान का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और अपनी जगह पर बड़ी तसल्ली में खड़ा हो गया। भानुमति जी, ये अब मेरी पत्नी है और जहाँ मैं हूँ ये भी वहीं रहेगी। ये मेरे बराबर में बैठेगी। भानुमति का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। मत भूलो धीरज की ये लड़की तुम्हारे ताऊ की कातिल की बेटी है और तुम्हारी दासी बनकर आई है। पूरे डाइनिंग हॉल में बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। सबकी नज़रें धीरज और भानुमति पर जम गई थी। मुस्कान के चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था और उसके हाथ कांपने लगे थे। वह नज़रें झुकाए खड़ी थी। धीरज ने गहरी सांस ली, भानुमति के तरफ देखा। ये कातिल की बेटी हो सकती है भानुमति जी, मगर ये खुद कातिल नहीं है। उसके पिता के गुनाहों के हिसाब इससे नहीं लिया जाएगा।
धीरज की आवाज़ में ऐसा विश्वास था और गुस्सा था कि हॉल में मौजूद हर आदमी हैरान रह गया था, जैसे किसी ने उस पर गुस्से का बम फोड़ दिया हो। सबकी आंखें धीरज पर जम गई थी। भानुमति की आंखों में आग झलक रहा था, जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि धीरज उनके बात का इस तरह से जवाब दे सकता था। पास खड़ी मुस्कान डर से कांप रही थी। तुम परेशान मत हो मुस्कान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब वहाँ बहस का माहौल इस तरह छिड़ चुका था कि मुस्कान खड़े खड़े ही कांप रही थी। वे कांपते दिल के साथ खड़े रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तरफ से नज़रें उसे छलनी कर रही थी। आओ ऊपर चलते हैं, वह उसकी हालत देखकर बोला। भानुमति ने गुस्से से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन धीरज ने उनके तरफ देखे बिना मुस्कान को आराम से अपने साथ ले गया। वह चुप थी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। धीरज ने उसे कमरे में लाकर बेड पर बिठाया था। अब ये सब बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी, बाकी सबको मैं देख लूँगा। मुस्कान ने पहली बार उसके आंखों में इतना विश्वास देखा था और धीरे से सर हिला दिया। धीरज ने मुस्कुराते हुए उसके आंसुओं को साफ किए। चलो मैं तुम्हारे लिए यही नाश्ता मंगवा लेता हूँ, फिर दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। वह कहकर उठ गया और मुस्कान को नाश्ता करवाकर ऑफिस के लिए निकल चुका था। वह अपने कमरे में अकेली थी। सुबह के उस किस्से को अभी तक अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी, मगर धीरज के तसल्ली वाले शब्दों ने उसे बड़ी तसल्ली दिया था। वह थकन के बाद भी बिस्तर पर लेट गई। वह नींद के लपेट में आ गई थी। कुछ देर हुई थी कि दरवाजे पर धीमी सी किसी के आने की आहट हुई। उसने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौकरानी खड़ी थी। भानुमति ने आपको नीचे बुलाया है। उसका दिल एकदम से धड़कने लगा। वह बिल्कुल सुन खड़ी उस नौकरानी को देखने लगी, जैसे ये जानने की कोशिश कर रही हो कि उसे नीचे क्यों बुलाया जा रहा है। उसके दिल में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। वह धीरे धीरे नीचे आई, कदम भारी हो रहे थे और दिल धड़क रहा था। जैसे ही वह आंगन में पहुंची, भानुमति की तेज नज़रें उस पर पड़ गई थी। याद रखो, धीरज की नरमी से ये मत समझना कि हम तुम्हें अपना लेंगे। अगर तुम चाहती हो कि यहाँ तुम्हें बर्दाश्त किया जाए तो सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे, और अगर तुमने मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई तुम्हें कि नहीं? मुस्कान ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत इकट्ठी की, सर झुकाकर हल्का सा सर हिला दिया। उसकी आंखों में डर था और दिल बेबसी से भरा हुआ था। भानुमति ने इशारा किया, अच्छा अब जाकर नौकरानी के साथ इस हवेली के सारे कपड़े धो। तो एक बड़ा सा धक्का लगा था। उसे तो उन कामों का बिल्कुल भी पता नहीं था, मगर वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी और सर झुकाकर भानुमति के हुक्म पर चल पड़ी थी। नौकरानी उसे कपड़े धोने वाले रूम में ले गई थी, जहाँ कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। कपड़े देखकर मुस्कान की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये सब धोना होगा। मुस्कान, मेरी बात कान खोलकर सुनो। भानुमति का हुक्म है, तुम्हें किसी की भी मदद नहीं लेनी, वरना भानुमति तुम पर आग बनकर बरसेगी। ये कहकर वह नौकरानी बाहर चली गई। मुस्कान ने बेबसी से कपड़ों को देखा। उसके हाथ कपड़ों के ढेर को छूते हुए कांप रहे थे, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उसने कपड़ों को धोना शुरू किया, मगर थोड़ी ही देर में थकन से चूर हो गई। उसके हाथ लाल पड़ गए थे, आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वह हार मानने के बजाय काम करती रही। हर कपड़े उसके लिए एक नई परीक्षा बन रही थी। वह दिल ही दिल में बड़े ही सब्र करती कपड़े धोती गई। शाम की शुरुआत हो चुकी थी। जब धीरज ऑफिस से हवेली वापस आया तो जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं रुके। मुस्कान बेड पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा लाल था, आंखों से बेहद आंसू बह रहे थे। वह इतनी मासूम लग रही थी कि धीरज का दिल तड़प उठा था। वह तेजी से उसके पास आया। मुस्कान, क्या हुआ मेरी जान, क्यों इस तरह रो रही हो? मुस्कान ने अपने आंसुओं को साफ करने की कोशिश की, मगर उसकी कांपती हुई आवाज़ और आंखें उसे और ज़्यादा बेबस कर रही थी। ये एकदम धीरज के गले लग गई और सिसकियां लेकर बोली। वह उसके गले लगने पर उसका दिल 100 की स्पीड में दौड़ रहा था। उसके जिस्म उसके सीने से टकरा रही थी, उसे दीवाना कर रही थी। मुस्कान ने उसे बड़ी जोर से पकड़ा हुआ था। वह अपने अंदर एक अलग ही आग उबलता हुआ महसूस कर रहा था। वह यूं ही पकड़कर बोलने लगी, आज मुझसे भानुमति ने बहुत सारे काम करवाए हैं, कपड़े धुलवाए हैं। देखिए, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। ये सुनकर उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठने लगी, मगर वो मुस्कान के सामने खुद पर काबू करना चाहता था। उसने मुस्कान को अपने बाजुओं में भर लिया। चलो लेट जाओ, मैं तुम्हारी कमर दबा देता हूँ। नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? मुस्कान ने जल्दी ही मना किया था, लेकिन धीरज बिल्कुल गुस्से में आया था। चुपचाप यहाँ लेट जाओ मुस्कान, ये मेरा हुक्म है।
वह थोड़ा गुस्से से बोला। मुस्कान बेबस होकर लेट गई। धीरज ने हल्के हाथों से उसकी कमर दबानी शुरू की। उसके हाथ इतने नरम चल रहे थे। उसने उसके कंधे, बाजू, नन्हे से जिस्म की हल्के हाथों से मसाज की। ये उसके लिए बहुत बड़ा इम्तहान था, क्योंकि उसकी गोरी और पतली कमर पर बार बार उसकी नज़र भटक जाती थी। उसे अपने ऊपर काबू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता था। मुस्कान के चेहरे पर धीरे धीरे सुकून के असर दिखाई देने लगे। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। वह शर्म से पानी पानी होती बोल पड़ी थी। अब रहने दीजिए, काफ़ी हद तक आराम आ गया है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो मुस्कान। तुम्हारा हर दुख मेरा है और तुम्हारी हर थकन मेरी है। उसकी बात पर मुस्कान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह धीरे धीरे नींद की लपेट में चली गई। धीरज ने उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखा। उसके चेहरे पर एक प्यारा सा किस किया था। उसको कंबल ठीक से उड़ाकर चला गया। वह कमरे से बाहर निकल गया। वह तेज कदमों के साथ अब भानुमति के कमरे की तरफ बढ़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। आंखों में एक सख्ती झलक रही थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, वहाँ भानुमति और उसके प्यारे दादा एक दूसरे से बड़ी ही गंभीरता से बातें कर रहे थे। धीरज ने सीधा भानुमति की तरफ देखा। भानुमति, आपने मुस्कान से पूरी हवेली के कपड़े क्यों धुलवाए? क्या घर की नौकरानियां काम पर नहीं आई? उसकी आवाज़ में बहुत ही गुस्सा दिखाई दे रहा था। भानुमति बड़ी तसल्ली में बैठी थी। उसके सवाल पर अचानक ही चौंक गई थी। उनके चेहरे पर गुस्सा उभर आया था। वह उठकर खड़ी हुई। क्या हुआ धीरज? ये किस तरह से बातें कर रहे हो? क्या तुम अब हमसे इस तरह से बातें करोगे? जब से वो लड़की इस घर में आई है, तुम्हारी जुबान, तुम्हारा व्यवहार दोनों ही बदल गया है। भूल गए कि इस घर में हम सबसे बड़े हैं? भानुमति, मुझे आप माफ़ कीजिए, लेकिन बात मेरी पत्नी की है और इस घर में वह जैसे भी आई हो, चाहे वह दासी बनकर आई हो या मेरी मर्जी से आई हो, लेकिन अब वो मेरी इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे नौकरानी जैसा समझकर उसके साथ बुरा व्यवहार करे। वह अपने गुस्से को पीता हुआ बहुत ही तसल्ली में बोला था। भानुमति की नज़रें गुस्से में लाल हुई थी, मगर वह चुप रह गई थी। धीरज ने एक कदम आगे बढ़ाया था। आइंदा कोई भी काम हो नौकरानी से करवाया करो, मुस्कान से नहीं। मैं अपनी पत्नी की इज्जत पर कोई भी आँच नहीं आने दे सकता और इसके लिए मैं कोई भी समझौता नहीं करूँगा। उसकी बात पर कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। भानुमति और दादा, बाकी बूढ़े लोग हैरानी से धीरज को देखने लगे थे। भानुमति अब गुस्से में लाल हुई थी और कांप रही थी। उनका चेहरा उनकी चुप्पी की गवाही बन चुकी थी। धीरज ने एक नज़र सब पर डाली और मजबूत कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अपने पीछे एक भारी खामोशी छोड़ गया था। रात का वक्त था। डाइनिंग हॉल में खाना सजाया जा चुका था। भानुमति, बाकी घर वाले अपनी कुर्सियों को लेकर बैठ चुके थे, मगर धीरज और मुस्कान गायब थे। भानुमति ने आसपास देखते हुए नौकरानी को बुलाया। धीरज कहाँ है? और उस लड़की ने खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर आना जरूरी क्यों नहीं समझा? भानुमति, धीरज साहब अपने कमरे में खाना मंगवा रहे हैं, नौकरानी ने बड़े प्यार से कहा। यह सुनकर भानुमति का चेहरा लाल पड़ गया था। जाकर धीरज से कहो कि जल्दी डाइनिंग टेबल पर नीचे आए और खाना खाए। हवेली के रीति रिवाज इस तरह नहीं बिगाड़ा जाएगा। वह गुस्से से लाल पीली होती बोली थी। नौकरानी सर हिलाती जल्दी से वहाँ से भागी थी। कमरे की तरफ चल पड़ी थी। कमरे के अंदर दाखिल हुई। धीरज और मुस्कान दोनों ही बड़े सुकून से बैठे थे। मुस्कान के चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी छाई थी। धीरज उसके तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। नौकरानी ने कमरे पर आहट दी। साहब जी, भानुमति ने कहा है कि आप डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाएं। भानुमति से जाकर कह दो, मैं और मुस्कान डाइनिंग टेबल पर नहीं आएंगे। हमारा खाना हमारे कमरे में ही दिया जाए। ये फैसला मेरा है और इस पर कोई समझौता नहीं करूँगा। उसने बड़ी गंभीरता से कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। नौकरानी डरे हुए अंदाज में सर हिलाती हुई वापस चली आई और भानुमति को ये जानकर बड़ी दुख हुआ था, जो पहले ही गुस्से में लाल पीली हो रही थी, ये सुनकर और ज़्यादा भड़क गई थी। उनके चेहरे की बनावट गुस्से में और ज़्यादा भयानक हो गई थी। उन्होंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। ये लड़की धीरज को हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है। इस लड़की का इंतज़ाम करना पड़ेगा। भानुमति का दिमाग नफरत और गुस्से से भर चुका था। उसके दिल में अब मुस्कान के लिए और ज़्यादा चालाकियाँ और साजिश जन्म लेने लगी थी। मुस्कान, जो अपनी मासूमियत है और नादानी से धीरज की मोहब्बत से बड़े प्यार से तसल्ली में बैठी थी और इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि भानुमति के दिल में उसके खिलाफ अब जहर और आग और ज़्यादा भड़क चुका था। सुबह का वक्त था। धीरज मामूली के हिसाब से ऑफिस के लिए जा चुका था। अब अपने कमरे में बैठकर वो मोबाइल पर कुछ देखने में बिजी थी। उसको नया मोबाइल धीरज ने लाकर दिया था ताकि वह अपनी दुनिया में खुश रहे, हवेली के इस वाहियात नियम कानून से दूर रहे।
भानुमति, जो पहले ही धीरज की मोहब्बत और मुस्कान के मौजूदगी से चिढ़ रही थी, दिल में नफरत का तूफान लिए कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने जब मुस्कान को बेफिक्री से मोबाइल पर बिजी देखा तो ब्रह्मांड में आग लग चुकी थी। वह गुस्से से कमरे के अंदर दाखिल हुई। एक झटके में मुस्कान के हाथ से मोबाइल छीनकर दीवार पर दे मारा। मोबाइल दीवार से टकराकर बिल्कुल चकनाचूर हो गया था। मुस्कान ने डरी हुई नज़रों से भानुमति की तरफ देखा था, लेकिन इससे पहले कि कुछ और कहती, भानुमति ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा था। थप्पड़ का वजन तेज था कि मुस्कान का सर दीवार से जा लगा और वह दरवाजे से कुंडी से टकराई वहीं जख्मी हुई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे रीति रिवाज को पैरों तले कुचलो और धीरज को हमारे खिलाफ भड़का रही हो। अपनी उम्र और हैसियत देखी है तुमने? किसने कहा था कि तुम हमारी शिकायत करो? उनकी आवाज़ से पूरे कमरे की दीवारें गूंज रही थी। मुस्कान, जो दीवार के साथ जा लगी थी और उसके सर से खून बह रहा था, बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी, भानुमति, मैंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले भानुमति ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। अब उसके मुंह से खून निकल रहा था। नौकरानी को आवाज़ दी, इसे नीचे लेकर आओ। नौकरानी जल्दी ही कमरे से बाहर आई और मुस्कान, जो डर में कांप रही थी, उसे घसीटते हुए नीचे ले जाने लगी। वे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज़। लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने ना सुनी। हवेली के बड़े कमरे में बड़े बूढ़े और हवेली के और भी लोग मौजूद थे। सबने नौकरानी को मुस्कान को घसीटते हुए देखा था। भानुमति ने फिर से मुस्कान के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी थी। हर थप्पड़ के साथ उनके गुस्से का आग तेज होता गया। मुस्कान की चीख और सिसकियां पूरी हवेली में गूंजने लगी। एक और जोरदार थप्पड़ के बाद उसका पूरा मुंह लाल हो चुका था। खून तो पहले ही निकल रहा था। दयाल सिंह ने आगे बढ़कर भानुमति को रोकना चाहा था, मगर दादाजी ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया था और फिर भानुमति ने अपनी पूरी ताकत से उसे थप्पड़ों से मारती गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ी थी। उसका नाजुक जिस्म अब बेहाल हो चुका था। वह बेहोश हो गई थी और इस वक्त धीरज हवेली में दाखिल हुआ। अपनी कोई फाइल लेने आया था, मगर मुस्कान को ज़मीन पर बेहोश पड़ा देख, उसके होठों से रिसने वाले खून को देखकर उसके अंदर का तूफान भड़क उठा था। वह भागते हुए मुस्कान के पास आया, उसे बाहों में उठाया। ये सब क्या हो रहा है? किसने ये सब किया है? वह चीखता हुआ दहाड़ रहा था, मगर किसी ने कोई जवाब न दिया। वह एक पल भी खराब किए बिना मुस्कान को उठाकर हवेली से बाहर निकाला और जल्दी गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ चला गया। मुस्कान का चेहरा बिल्कुल लाल था। वह हर जगह से जख्मी थी। उसकी आत्मा कांप कर रह गई थी। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर क्यों इस मासूम के साथ ऐसा किया गया? उसने गाड़ी की रफ्तार को और बढ़ा दी। मुस्कान उसके गोद में बेहोश पड़ी थी। उसके होंठ से और उसके सर से खून बह रहा था। वह चेहरे पर थप्पड़ों के निशान साफ देख सकता था। उसकी सांसें अब रुक रुक कर आ रही थी, लेकिन उसका बेहोश होना धीरज के दिल को और जख्मी कर रही थी। अस्पताल पहुंचते ही उसे जल्दी इमरजेंसी में ले गया था। डॉक्टर ने उसको स्ट्रेचर पर लिटाया और उसका जल्दी से इलाज शुरू किया गया। बेचैनी से बाहर टहल रहा था। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आया। आपकी पेशेंट को काफ़ी तेज चोट आई है और इसी की वजह से ये बेहोश हुई थी। हमने उन्हें ड्रिप लगा दी है। उनकी किस्मत अच्छी थी, उनकी कंडीशन खतरे से बाहर है। इतने चोट के बावजूद भी डॉक्टर के शब्द दिल पर वार कर गए थे। डॉक्टर ने ये शब्द कहकर थोड़ी सी सांस ली। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, साफ साफ बताइए, धीरज ने बेकाबू होकर पूछा था। देखो, इनको जिस तरह से मारा गया है, ये किसी भी हालत में ठीक नहीं है। एक मासूम कम उम्र बच्ची इस तरह अत्याचार नहीं सह सकती। आपको उनका ख्याल रखना होगा। ये सुनते ही धीरज की आत्मा जैसे कांप गई थी। उसके दिल पर एक बोझ सा पड़ा था। वह खुद को इस बात पर अपने आप को कोसने लगा था। उसने मुस्कान को हवेली में अकेला छोड़ा ही क्यों था? उसकी मासूमियत, उसकी कम उम्र, उसके खिलाफ हवेली वालों की ये दुर्दशा, ये सब सोचकर धीरज का दिल फटने लगा। मुस्कान को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके पास बैठ गया, उसका हाथ थामे अपनी आंखों से बहने वाले आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसके चेहरे पर पड़े जख्मों को देखकर रो रहा था। उसकी बेबसी और दर्द की गवाही थे। उसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया था, वह मुस्कान को अब कभी हवेली वापस नहीं लेकर जाएगा। उस मासूम को उन हैवानों के बीच कभी नहीं छोड़ सकता। मैं उसकी सुरक्षा खुद कर लूँगा। उसके खुशियों का जिम्मेदार भी मैं ही रहूँगा। मैं कैसे उससे लापरवाही कर सकता हूँ? वह खुद से बोलते उसका दिल ये सब सोचकर और ज़्यादा दुखने लगा था। लेकिन वक्त ने उसे ये बताया था कि अब वह उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन चुकी थी।
वह अपनी मोहब्बत को और ज़्यादा किसी के जुल्म का शिकार नहीं होने देगा। धीरज ने उसके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ रखा था। मेरी जान, अब तुम्हें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। मुस्कान बेहोशी की हालत में थी, लेकिन धीरज के बातों में मोहब्बत और प्यार झलक रहा था। फार्म हाउस की चुप्पी में धीरज मुस्कान को ले आया था। गाड़ी से उतरते ही मुस्कान ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई थी। ये जगह एक सपने जैसी लग रही थी। दूर दूर तक फैला हुआ ये हरियाली, ये बड़ी सुकून में था। और खूबसूरत घर जो धीरज ने मुस्कान के लिए चुना था, मगर उसके आंखों में अभी वही दर्द और चुप्पी छुपी हुई थी जो धीरज को बेचैन कर रही थी। धीरज ने धीरे से उसको सहारा दिया, उसे फार्म हाउस के अंदर लाया था। उसने मुस्कान को एक आरामदेह बिस्तर पर बिठाया था। उसके कदमों में बैठकर प्यार भरी मोहब्बत से उसे देखने लगा था। मुस्कान की आंखों में थकन और दुख दिखाई दे रहा था। जुबान पर चुप्पी थी। मुस्कान, ये घर अब हमारा है, सिर्फ हमारा, और यहाँ कोई नहीं होगा जो तुम्हें तकलीफ़ दे, कोई नहीं जो तुम्हारी इज्जत को ख़राब करे। हम यहाँ बड़ी तसल्ली से रहेंगे उन सब से जो तुम्हें रुला रहे थे। मुस्कान ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन वह कुछ न कह सकी। धीरज उसके चुप्पी के साथ पीछे दर्द को महसूस कर सकता था। वह उठकर खड़ा हुआ। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वह ये कहकर किचन की तरफ बढ़ा था। नौकरानी से किचन में परहेजी खाने को बोलकर आया था। नौकरानी ने जल्दी से वो खाना तैयार किया, धीरज के हाथ में थमाया था। धीरज ने प्लेट मुस्कान के सामने रखा, अपने हाथों से निवाला बनाकर उसको खिलाने लगा था। चलो खाओ, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। आप सच कह रहे हैं? हम सच में इसी घर में रहेंगे? वह चौंक कर फिर से बोली तो धीरज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ मुस्कान, ये घर सिर्फ हमारा है, यहाँ कोई नहीं होगा तुम पर जुल्म करने वाला और तुम्हें तकलीफ़ देने वाला। ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो बनाया है, तुम्हारे तसल्ली के लिए। ये मोहब्बत से बोला था। उसकी आंखों में मासूम सी चमक आ गई थी। वह बच्चों की तरह खुश हो गई थी, बेकाबू धीरज के गले लग गई थी, और ये उसका अंदाज धीरज को आग लगा देती थी। उसका जिस्म अब भी धीरज से टकरा रहा था, उसके अंदर एक अजीब सा हलचल पैदा कर देता था। वह अपने आप पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाता था। धीरज ने हल्के हाथों से उसे थपथपाया। थोड़ा सा दूर रहकर बात किया करो जान, वरना फिर खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगी। उसके होठों का दबाव, उसके ब्यूटी बॉल का दबाव अपने सीने में महसूस कर वे पागल हो जाता था। वह खुमारी भरे शब्दों में बोला था, क्या मतलब, कौन सी मुश्किल? मुस्कान ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, तुम आराम करो, मैं कमरे में जाकर ये बर्तन रख कर आता हूँ। धीरज ने उसे शरारती नज़रों से देखकर कहा था। वह आश्चर्य से उसकी तरफ देखकर रह गई थी। धीरज की बातें उसके सर के ऊपर से निकल गया था। वह धीरज के फ़ोन पर डिस्कवरी देखने में मगन थी। धीरज उसके पास बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। मुस्कान के खूबसूरत चेहरे को वह निहारता। उस माहौल को हल्का फुल्का हंसी में बदल दिया था। लेकिन अचानक धीरज के फ़ोन की स्क्रीन पर कॉल आने लगी। मुस्कान ने फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई। उस पर लिखा हुआ था भानुमति। पल भर में ही उसके दिमाग को उलझा गया। आपके फ़ोन पर कॉल आ रही है, उसने धीरे से कहकर फ़ोन धीरज को पकड़ा दिया था। मुस्कान के हाथ कांप उठे थे। धीरज जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की रफ्तार, चेहरे की गंभीरता मुस्कान को कुछ अजीब सा शक में डाल गया था, मगर वह चुप रही। धीरज ने कमरे से बाहर जाकर फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ भानुमति का गुस्से से भरा शब्द सुनाई दिया था। कहाँ हो तुम धीरज? 2 दिन हो गए हैं तुमने हवेली में कदम नहीं रखा। उनके शब्दों में बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने गहरी सांस ली। भानुमति, अब मैं उस हवेली में कदम नहीं रखूँगा जब तक आप लोग मुस्कान को दिल से स्वीकार नहीं करते। वह भले ही मेरी दासी बनकर इस घर में आई है, लेकिन मैंने पूरे पंचायत के सामने उससे शादी की थी। अब मेरी धर्मपत्नी है। अब धीरज की इज्जत है। अगर उसके साथ कोई बुरा व्यवहार करेगा या उसके खिलाफ कोई बात होगी तो मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सब सुनकर भानुमति का गुस्सा हद से ज़्यादा हाई हुआ था। भानुमति के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। धीरज की माँ भी अपने बेटे के लिए तड़प रही थी और भानुमति का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपनों को छोड़कर उस लड़की के लिए? धीरज ने बीच में ही उनकी बातों को काट दी। उसकी आवाज़ में एक दुख और ठहराव, गुस्सा आ गया था। धीरज ने अपना ये फैसला सुनाया था, जब तक आप लोगों के दिल से मुस्कान के लिए नफ़रत ख़त्म नहीं होगी, मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊँगा। ये कहकर उसे बिना कोई प्रणाम किए फ़ोन काट दिया था। भानुमति दूसरी तरफ बिल्कुल सुलग कर रह गई थी।
उसके चेहरे पर बेबसी और गुस्से का असर साफ दिखाई दे रहा था। धीरज ने फ़ोन बंद करके एक पल को खुद को संभाला और गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को बड़ी मुश्किल में काबू करते हुए कमरे की तरफ वापस लौट आया। कमरे में वापस आते ही धीरज ने मुस्कान की तरफ देखा, जो अब उसके लैपटॉप पर डिस्कवरी चैनल देखने में बिल्कुल मगन थी। वह कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा। चलो मुस्कान, अब बहुत डिस्कवरी देख ली, अब सो जाते हैं, वह नरमी से बोलता उसके पास आया था। नहीं, मुझे अभी और देखना है। वह उसके लैपटॉप से नज़रें हटाए बिना अपने ज़िद पर अड़ी रही। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसने हमेशा अपने लिए एक अपनी हम उम्र और समझदार पत्नी का सपना देखा था, जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। मगर यहाँ हकीकत तो बिल्कुल उल्टा साबित हो रहा था। उसे ये मासूम और जिद्दी सी कम उम्र लड़की मिल गई थी, जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। मगर उसकी मासूमियत और बचपना जैसी हरकतों ने उसके दिल में एक ख़ास जगह बना ली थी। वह उस मासूम लड़की से मोहब्बत करने लगा था। वह अपने सोचों को झटक कर बैठ गया। ठीक है, देख लो डिस्कवरी। उसने मोबाइल में उसके लिए नई जानकारी वाली वीडियो लगा दी थी। फिर खुद लैपटॉप उठाकर अपने काम में बिजी हो गया था। दोनों अपने अपने दुनिया में मगन थे कि अचानक लाइट चली गई। मुस्कान के चेहरे पर डर की एक लहर दिखाई दे रही थी। वह एकदम उछलकर धीरज के गोद में आकर बैठी। जब धीरज अचानक से ऐसी हरकत पर अजीब सा बौखला गया था। ये क्या कर रही हो मुस्कान? कुछ नहीं होता, आराम से बैठो, आ जाएगी लाइट। और वह संभल कर बोला था, नहीं, मुझे अंधेरे से बहुत ही डर लगता है, मुझे आपके पास ही रहना है। वह डर से कांपती हुई बोली थी। धीरज ने जल्दी से मोबाइल का टॉर्च ऑन किया ताकि कमरे में थोड़ी रोशनी हो सके। मुस्कान का चेहरा उसके कंधे के बिल्कुल करीब था और उसके होंठ बेकाबू मुस्कान के गर्दन से टच हो रहे थे। उसकी इस तरह की सिचुएशन पर धीरज के अंदर एक अजीब सी तूफान उठ गई थी। वह बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर हमेशा कंट्रोल कर पाता था। मुस्कान और ज़्यादा उसके नज़दीक होने को बेचैन थी। मुस्कान, प्लीज़ मेरे अब सब्र का इम्तहान मत लो, साइड होकर बैठो, कुछ नहीं होता। वह अपने ऊपर पहले ही बहुत कंट्रोल किए बैठा था। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आपकी गोद में ही रहना है। वह बस जिद्दी बच्चों की तरह बोली थी। धीरज ने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। उसका दिल बहकने लगा था, मगर वह जानता था उसे अपने ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। वह छोटी उम्र की मासूम सी लड़की उसकी मोहब्बतों के लायक नहीं थी। कुछ पलों के बाद लाइट वापस आ गई थी। धीरज ने सुकून की सांस ली। हे भगवान, सबसे पहले तुम पीछे होकर बैठो, लाइट आ गई है, मुझे काम करना है। वह उसकी गोद से उतरकर साइड पर बैठ गई। मगर धीरज की हालत अब और ज़्यादा बिगड़ रही थी। वह गहरी सांस खींचकर वापस अपने काम में बिजी हो गया। वह उसके इस तरह गोद में बैठने पर उसका दिल 100 की स्पीड में दौड़ रहा था। ऊपर से उसकी खुशबू ने उसे और दीवाना कर दिया था। ऊपर से उसका जिस्म उसके जिस्म के साथ रगड़ खा रही थी तो यही ज़्यादा पागल हुआ था। ऐसा लग रहा था वह अभी उसको कसकर अपनी बाहों में भर ले, लेकिन वह उसे डराना नहीं चाहता था। वह धीरे धीरे उसके कमर पर हाथ रखकर उसे हौसला दे रहा था, उसके अंदर के डर को कम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन धीरज के अंदर तूफान मच रहा था। आज वह अपने ऑफिस में बैठा काम में बिजी था। उसका ध्यान पूरा अब भटक चुका था जब अचानक दरवाज़ा खुला और उसके दादा अंदर दाखिल हुए थे। उन्हें देखकर धीरज चौंक गया और जल्दी से उनका पैर छूने लगा। दादाजी, आप प्लीज़ बैठ जाओ। वह उनके तरफ बढ़ा था। दादा और उसके चाचा दोनों ही बिल्कुल चुप से उसके सोफे पर बैठ गए। धीरज ने उनके लिए पानी मंगवा कर दिया, वापस आकर बैठ गया। चाचा की गहरी नज़रें और दादा की चुप्पी उसे बेचैन कर रही थी। धीरज, ये क्या कर रहे हो तुम? एक लड़की के लिए हम सबको छोड़ दोगे? उसके चाचा ने बात शुरू की थी। दादा, वह लड़की सिर्फ लड़की नहीं, वो मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत भी है। वह मजबूत शब्दों में बोला था। मत कहो कि वह तुम्हारी पत्नी है, वह तो सिर्फ एक दासी के तौर पर तुम्हारे घर आई थी। उसके पिता ने तुम्हारे बड़े पापा का कत्ल किया था, ये भूल गए हो क्या? दादा ने बड़ी गुस्से से ज़मीन पर पैर रखकर गुस्से वाली अंदाज में कहा था। धीरज का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हुआ था। दादाजी, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। बड़े पापा ने भी उनके साथ बहुत बुरा किया था, उनकी विधवा बहन को अपनी हवस का निशाना बनाया था। अब बड़े पापा का बदला पूरा हो चुका है, वे अपने अंजाम तक पहुँच चुके हैं। लेकिन आपने उसके बाद भी उनके घर की इज्जत को दासी बनाया, क्योंकि आप पावर में हो और वे लोग गरीब हैं। मुझे वह सारी बातें याद हैं, हर बात, हर ज़ख्म, और ये भी याद है कि वो मासूम लड़की कातिल नहीं है, उसके पिता ने कत्ल किया है। अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं हमेशा उस दासी के बदले की आग में दासी वाले रस्म के खिलाफ था। मैंने आप सबको पहले भी कहा था
कि मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना कि मैं उस रस्म को निभाऊंगा, मगर फिर भी आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और फिर मेरी शादी उस छोटी सी मासूम लड़की से करवा दी। अब जब ये सब आप लोगों की मर्ज़ी से हुआ है तो अब मेरे फैसलों के साथ भी चलना पड़ेगा आप लोगों को, वरना ये बिजनेस यहीं सब कुछ छोड़ दूंगा। उसके सख्त शब्दों ने ऑफिस के हवाओं को बिल्कुल चुप करवा दिया था। वह धीरज जो हमेशा उनकी इज्जत किया करता, उनके आगे कुछ नहीं बोलता, आज उन्हें यूं खरी खोटी सुना रहा था। दादाजी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही धीरज है। उसके दादा थोड़ी देर के लिए चुप हो गए थे। देखो बेटा, गुस्से में फैसला इस तरह के नहीं लिए जाते, हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली मैंने, लेकिन मुस्कान और तुम हवेली वापस आ जाओ। वह बड़ी विश्वास दिला रहे थे। नहीं दादाजी, मैं और ज़्यादा उस पर जुल्म होते नहीं देख पाऊंगा, और सिर्फ वह छोटी सी मासूम सी बच्ची है। आप लोगों ने उसकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया था, उसे अपनी नफ़रतों का निशाना बना डाला। कम से कम उसके बड़े होने का इंतज़ार तो कर लेते, फिर नफ़रत कर लेते। अभी वह शादी का मतलब भी नहीं जानती और नफ़रतों का मतलब भी नहीं जानती, और आप सब ने उस पर इतने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। भानुमति को किसी ने भी कुछ नहीं कहा और वह उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रही, मगर अब नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ उस पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। उसकी आवाज़ में अब बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई थी, जो दादाजी और उसके चाचा को चुप करा गई थी। बेटा, हम तुम्हारी बात को समझते हैं, हम कोई हल निकाल लेंगे, मगर तुम हवेली वापस आ जाओ। उसके चाचा ने भी उसको समझाना चाहा था। जब आप लोग कोई हल निकाल लोगे और मुस्कान के साथ इंसाफ करोगे तभी मैं वापस आ पाऊंगा, इससे पहले नहीं। उसने दो टुक जवाब दिया था। दादाजी और उसके चाचा एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखने लगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम अच्छा समझोगे। दादाजी और फिर उसके चाचा धीरे कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गए। वह एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर खुद को गिरा गए थे। उनके दिल में दुख और गुस्सा दोनों उमड़ गया था, मगर उसने फैसला कर लिया था कि अब उस मासूम के अधिकार के लिए उसे आवाज़ उठाना ही होगा। वह ऑफिस से थका हारा वापस आया था और जब दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़रें मुस्कान पर टिक गई, जो पर्पल कलर की साड़ी पहने हुए थी और बला की खूबसूरत लग रही थी। वो मासूमियत से भरी हुई थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रह गया, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई हसीन सपना आ गया हो। वह एक कदम चलते चलते उसके पास पहुंचा और बेकाबू उससे पूछ बैठा, तुम्हारे पीछे ये क्या लगा हुआ है? वह एकदम घबरा गई थी। उसने अपना साड़ी डर से नीचे छोड़ दिया था, क्योंकि उसका कपड़ा पूरा ख़राब हो चुका था। उसका पेटीकोट भी पूरा लाल हो चुका था। उसको पीरियड्स आया हुआ था। धीरज भी देखकर घबरा गया था, लेकिन वह तुरंत ही समझ गया था। उसने कहा, मुस्कान, तुम्हारे कपड़े ख़राब हो रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चला? तुम जाकर अपने कपड़ों को संभालो। मुस्कान तो शर्म से लाल हुई थी। उसने तुरंत साड़ी को संभालते बाथरूम के तरफ चल पड़ी थी। उसको पीरियड तो 1 साल पहले से आ रहा था, लेकिन आज धीरज के सामने वह शर्म से लाल हुई थी। आज धीरज ने उसको पूरा खुलेआम देख लिया था। वह बाथरूम में बंद हुई। धीरज ने बाहर से आवाज़ लगाया, मुस्कान, तुम ठीक हो? मुस्कान ने कहा, मेरे पास अंदर पहनने के लिए कपड़े नहीं। धीरज ने तुरंत उसके अंदर के कपड़े मंगवा कर दिए थे। वह सच में बहुत नादान थी। उसने धनिया आंटी से बोला, उसके कपड़े भिजवाए थे और वह साड़ी भी धनिया आंटी से ही उसने लिया था, लेकिन उसके ऊपर बहुत खिल रहा था। बाथरूम से बाहर निकली, उसका रूप अलग ही निखर रहा था। उसकी पतली कमर और डीप गले का ब्लाउज धीरज के ऊपर जैसे बिजलियां गिरा रही थी। वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी, उसमें कोई शक नहीं था। मुस्कान तो शर्म से पानी पानी हुई थी, लेकिन उस बात को ख़त्म करने के लिए उसने धीरज से कहा, धीरज, आज बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? धीरज ने कहा कि तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि आज तुम्हारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। वह हमेशा धीरज की बात नहीं समझ पाती थी और धीरज के गले लग गई थी, और उसका ये गले लगना धीरज को कपा गया था। अपने ऊपर वैसे ही बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाता था, ऊपर से वह उसके गले लगी थी और उसका डीप गले का ब्लाउज। धीरज ने धीरे से उसके कमर पर और उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसके अंदर इस तरह समा गई थी जैसे कोई चिंबक। उसने उसका मुंह ऊपर करते उसके होठों पर एक जोर का किस किया था, और ये किस थोड़ा लंबा था, फिर भी वह अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रख रहा था, कहीं कोई गलती ना हो जाए, और फिर तुरंत उसके होठों को छोड़ गया। मुस्कान ने अपने होठों पर हाथ रखा। मुस्कान के होठ बिल्कुल लाल हो चुके थे। अब वह धीरज पर गुस्सा कर रही थी। इतना जोर से कौन किस करता है?
उसने तुरंत मुस्कान को गोद में उठाकर कहने लगा, सॉरी मुस्कान, थोड़ा बहक गया था, तुम भी कम नहीं हो, बार बार मेरे करीब आती हो। मुस्कान ने मुंह बनाकर कहा, तुम इतने प्यारे हो तो तुमसे प्यार से चिपकती हूँ, और तुमने मुझ पर सख्ती दिखाई। वह उसे गोद में उठाकर बेड पर लाया था, उसे फूलों की तरह सुला दिया और उसने कान पकड़कर माफ़ी मांग रहा था। मुस्कान भी धीरज के गले लगना चाहती थी, लेकिन उसने अपने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मुस्कान, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, थोड़ा दूर रहा करो मुझसे। मुस्कान ने फिर से आगे बढ़कर धीरज को गले से लगाकर उसके माथे पर किस कर गई। वह हक्का बक्का रह गया। उसके जज्बात पर उसको अचानक से एक शरारत सूझी थी। उसने आगे बढ़कर मुस्कान के होठों को चूम लिया था, फिर उसको जोर से किस किया था। वह सिसक कर रह गई थी। ये तुम्हारी सज़ा है जो बार बार मेरे गले लग रही हो। वो मुस्कुराहट देखकर बोला, नहीं, ऐसे दर्द होता है मुझे। वो मासूमियत से मुंह बनाकर अपने होठों को सहलाते हुए बोली थी। वह मुस्कुराकर उसको खुद में भींच गया था। वह जानता था कि उस वक्त उसकी मासूमियत, उसका बचपना उसका सबसे बड़ा बवाल था। इधर भानुमति के कमरे का माहौल अब बहुत ज़्यादा खतरनाक गुस्से से भरा हुआ था। दादाजी और चाचा जी, हवेली के बाकी लोग अपनी जगह पर सर झुकाए बैठे थे। भानुमति के चेहरे पर उलझन और गुस्से का असर था। उनकी आंखों में वही आग जल रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा धीरज इस हद तक जा सकता है। ये वही धीरज है जो हमेशा मेरी हर बात मान लेता था। आज तुम लोग उसे मनाने के लिए उसके ऑफिस तक चले गए, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आया। आखिर ऐसा क्या जादू किया है उस 2 टके की लड़की ने? उसकी औकात क्या है? जैसे उसकी बुआ थी, विधवा होकर मेरे बेटे के साथ रहती थी, और आज उसकी भतीजी ने हमारे नाक में दम कर दिया है। आखिर उस लड़की में ऐसी कौन सी बात है जो उसने उसे इस हद तक बदल कर रख दिया है? आज धीरज की माँ भी बोल पड़ी थी, माताजी, आप इस तरह किसी भी औरत पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। सारा गांव जानता है उसमें पूरी पूरी बड़े भाई साहब की गलती थी। उस विधवा औरत को उन्होंने ज़बरदस्ती अपने बिस्तर पर कैद करके रखा। जब उस औरत ने मना किया तो उसे मार दिया। उसमें बड़े भाई साहब की गलती थी। वह अपने औलाद के लिए एक विधवा औरत पर जुल्म कर रहे थे। उनका यही अंजाम होना चाहिए था। भानुमति गुस्से से आग उगलती एक सन्नाटेदार थप्पड़ धीरज के माँ के मुंह पर मार चुकी थी। चुप हो जा, अगर तू मेरे पोते की माँ न होती ना, मैं तुझे ज़मीन में जिंदा गाड़ देती। तुझे मैं इसलिए बर्दाश्त करती हूँ कि तूने इस परिवार का वारिस दिया है। मेरे मरे हुए बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है और उस 2 कौड़ी के परिवार वालों को अच्छा बता रही है। मैंने तुझसे कोई सलाह नहीं मांगी। भानुमति गुस्से में लाल हो रही थी। धीरज की माँ ने कहा, आप अपने रोब से हकीकत को नहीं बदल सकती। हमें अब इस हकीकत को स्वीकार करना ही होगा। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक हम मुस्कान के साथ अपना व्यवहार ठीक नहीं कर लेते, वह इस घर में कदम भी नहीं रखेगा। हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना ये समस्या और बढ़ जाएगी। उसके चाचा ने बड़ी बारीकी से उन्हें बता दिया। भानुमति ने अपने चेहरे पर उलझन का असर और ज़्यादा गहरा कर लिया। उनके गुस्से से घर में तूफान आया पड़ा था। आज तक उनकी बात को काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, और ये धीरज अब अपने जिद पर अड़ गया था। उस एक बदले की आग में आई हुई दासी के लिए उसने अपने आप को इतना बदल लिया था। इस वजह से भानुमति बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई थी। इसका मतलब है कि हम छटांग भर की लड़की के सामने झुक जाएं, जो सिर्फ एक दासी बनकर इस घर में आई थी, जिसके पिता ने हमारे परिवार का खून बहाया था। भानुमति, अब वो हमारा खून है। हमारा खून ही हमसे नाराज़ हो गया है। आप जानती हैं ना, हमारे परिवार का इकलौता चश्मो चिराग है। अगर हमसे वह दूर हो जाएगा तो हमारी नस्ल हमेशा के लिए खतरे में रहेगी। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। दूर बैठे दादाजी अब तक बिल्कुल चुप थे, अपनी छड़ी पर झुकते हुए सर को उठाया था। धीमी आवाज़ में बोले, बेटा ठीक कह रहे हो, धीरज को खोना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें उसकी बात माननी होगी, वरना समस्या हमारे हाथों से निकल जाएगा। भानुमति ने गुस्से भरी नज़रों से सर झुकाकर सोचने लगी, जैसे अपने अंदर के जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रही हों। उनकी आंखों में वही गुस्सा लहराया था, लेकिन उस वक्त हालत के आगे झुकने पर मजबूर हो गई थी। ठीक है, धीरज को खबर भिजवा दो कि हमने उसकी बात मान ली है। मुस्कान के साथ कोई भी उस पर उंगली नहीं उठाएगा, और उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा जैसा इस हवेली के बहू के साथ होना चाहिए। उसे बताओ कि वो वापस आ जाए। ये कहते हुए भानुमति अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। उनकी आंखों में गुस्से के असर अभी भी दिखाई दे रहे थे। 3 महीने कैसे बीते उन्हें पता ही नहीं चला। फार्म हाउस की चुप्पी और तसल्ली भरा माहौल
उन दोनों को और ज़्यादा करीब ले आया था। मुस्कान, जो पहले एक मासूम और डरी हुई लड़की दिखाई देती थी, धीरज के साथ रहते हुए अब धीरे धीरे समझदार हो गई थी। धीरज के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत के जज्बात खिलने लगे थे। अभी अभी वे दोनों बेड पर एक दूसरे के साथ लेटे थे। धीरज ने उसे नरमी से गले लगाया था और उसके सीने पर सर रख के अपनी बातों में बिजी थी। वह मासूम हमेशा धीरज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आती थी। धीरज, मुझे एक बच्चा चाहिए। वह अचानक सर उठाकर बोली थी, तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए? धीरज ने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसकी बातों को दोहराते हुए कहा, हमारी नौकरानी धनिया आंटी की लड़की है ना, वह भी मेरी उम्र की है। उसकी शादी हो गई है और उसका भी एक बच्चा है। वह इतना छोटा और प्यारा है, इसलिए मुझे भी अब प्यारा सा बच्चा चाहिए। वह जल्दी से बोली थी। उसकी मासूमियत और बच्चों जैसी इच्छा पर वह हंस पड़ा था। अच्छा, मेरे इस मासूम सी पत्नी को एक बच्चा चाहिए? उसकी मुस्कुराहट पर वह शरारत करता उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, मुस्कान ने जल्दी हाँ में सिर हिलाया। तो बताओ मेरी मासूम सी पत्नी, हम कहाँ चले इस बच्चे को लेने के लिए? जो कहा उसे तो अब करना ही पड़ेगा। धीरज ने नरमी से उसके बालों को छुआ था। ठीक है, वो मासूमियत से बोली और वह गहरा सांस लेकर मुस्कुराया था। चलो पहले मेरे लिप्स पर किस करो। मुस्कान ने शर्माते हुए धीरज के चेहरे की तरफ देखा, फिर धीरे से उसके होठों पर झुककर एक हल्की सी किस कर गई। धीरज ने बड़ी तसल्ली में होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। बड़े ही शरारती अंदाज में बोला था। वह थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन धीरज की मोहब्बत और प्यार ने उसे विश्वास दिलाया था। वह धीरज के पास होकर उसके ऊपर आकर बैठ गई। धीरज की धड़कनें अब और ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी। मुस्कान के पास होने से उसके जज्बात में आग लग जाती थी। उसने बेकाबू होते मुस्कान की शरारती गर्दन पर झुकते हुए उस पर अपने होंठ रख चुका था। मुस्कान ने एक पल के लिए सुकून का सांस लिया, लेकिन जैसे ही धीरज की मोहब्बतें बढ़ने लगी, उसके ब्यूटी बॉल को मसलने लगा था, जिस पर वह चीख उठी थी। उसके हाथों का दबाव थोड़ा तेज हो गया था, क्योंकि वह अपने ऊपर बड़ी मुश्किल से ही कंट्रोल कर पाता था। अब थोड़ा बहक गया था। वह अचानक से रोने लगी। उसके आंसू धीरज के दिल पर गिरे थे, जैसे किसी ने गर्म लोहा रख दिया हो। वह जल्दी पीछे हट गया। वह खुद को कोसने लगा। उसने जल्दी से मुस्कान को गले से लगा लिया, उसके आंसू साफ किए। बस अब कुछ नहीं करूँगा, रोना बंद करो मुस्कान। वह उसको सीने से लगाए नरमी से बोला, धीरज मुझे दर्द हो रहा है। वह हिचकियों से रो रही थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। धीरज ने उसके माथे पर किस किया, अपनी आवाज़ को भरपूर नरमी देते हुए कहा, तो वह उसके साथ फिर से लेट गई थी। धीरे धीरे उसने उसे संभाल लिया, अपने पास कर लिया। उसे सुकून देने के लिए उसके बालों में हाथ फेरने लगा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन धीरज की मोहब्बत ने उसे चुप करवा दिया था। अब अपने सुलगती जज्बात को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो उस मासूम की मोहब्बत के लिए मचल रहा था। अब अपने कमरे में अलमारी से कपड़े निकालकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की के कमरे से बिखर गई थी। मुस्कान बेड पर बैठी हुई थी। उसकी नज़रें धीरज पर जमी हुई थी, जो ब्लैक शर्ट पहने हुए बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर दादाजी का नाम लिखा देखा। जी दादाजी, सब ठीक तो है ना? उसने फ़ोन कान से लगाया था। दूसरी तरफ से चाचा की गहरी और सुकून भरी आवाज़ सुनाई दी थी। धीरज बेटा, हम सब ने फैसला किया है कि तुम्हें और मुस्कान को अब किसी तरह की ज़बरदस्ती का सामना नहीं करना पड़ेगा। भानुमति ने मुस्कान को अपनी बहू स्वीकार करने के लिए कहा है। हम सब उसे अपना चुके हैं। तुम दोनों अब वापस आ जाओ। उनकी बात सुनकर धीरज के हाथ पल भर को रुक गए थे। ये सब अचानक कैसे हुआ? भानुमति कैसे मान गई? वह हैरान हुआ था। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी जिद और मुस्कान के लिए, तुम्हारी मोहब्बत को देखकर सब ने यही फैसला किया है। हमें एहसास हो गया है कि मुस्कान हमारी बहू है, उसे वैसा ही मुकाम मिलना चाहिए। अब कोई समस्या नहीं होगी। धीरज ने गहरी सांस ली, कुछ पल के लिए चुप रहा। ठीक है दादाजी, मैं कुछ दिनों के अंदर मुस्कान के साथ हवेली वापस आ जाऊंगा। कुछ देर चुप रहकर बोला था, यही ठीक होगा बेटा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। फ़ोन बंद करते ही धीरज ने कुछ सोचते हुए एक नज़र मुस्कान पर डाली, जो चुप से उसे ही देखे जा रही थी। दादाजी का फ़ोन था। वह चाहते कि हम दोनों हवेली वापस चलें। सब ने तुम्हें अपना लिया है। सच में मुझे स्वीकार कर लिया गया है। उसने बड़ी हैरान और चुप्पी के मिले जुले असर दिखाए थे। हाँ, सब ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है मुस्कान, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वह मुस्कुराकर बोला था। मुस्कान ने धीरे से सर हिलाया।
उसकी आंखों में एक उदासी की लहर दिखाई दे रही थी। धीरज ने नरमी से उसके पास जाकर उसके सीने में मुंह छुपा लिया। अब बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, हम जल्दी वापस चलेंगे। उसने चुप से हाँ में सिर हिला दिया था और वह अपने काम की तैयारी में दोबारा बिजी हो गया। उसके चेहरे पर अब सुकून और खुशी के असर दिखाई दे रहे थे। वह भी अपनों से मिलने के लिए बेताब था। दोपहर का टाइम था। हवेली के दरवाजे पर बहुत भीड़ थी। नौकरानियां हाथों में गुलाब के फूल लिए लाइन में खड़ी थी। हवेली के बड़े दरवाजों को बड़ी फूलों से सजाया गया था। दरवाजे के आसपास दादाजी, चाचा जी, धीरज की माँ, उसकी चाची, हवेली के सभी एक लाइन से खड़े थे। हवेली के बड़े बुजुर्ग खड़े थे जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। सबको मालूम था आज 3 महीने के बाद मुस्कान और धीरज वापस आ रहे हैं। ये पल उनके लिए खुशियों का पल था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी, धीरज ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। वह नीले रंग के कोट पैंट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। मुस्कान धीरे से बाहर निकली, जो मैरून कलर के बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। धीरज की माँ ने उन लोगों का बड़ी जोरदार स्वागत किया था। दरवाजे से लेकर अंदर तक फूल ही फूल सजाए गए थे और मुस्कान का और धीरज का गृह प्रवेश करवाया गया था। जो शादी में रस्म बाकी रह गए थे वह सारे रस्म पूरे किए गए थे। हवेली के माहौल खुशबू और खुशियों में बदला हुआ था। दादाजी ने आगे बढ़कर धीरज को गले से लगाया था। उनकी आंखों में खुशी के लहर दिखाई दे रहे थे। बेटा, तुम्हारे वापस आने से हवेली में 4 चांद लग गई है। दादाजी के जज्बात भावुक हुए थे। आपका आशीर्वाद चाहिए दादाजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धीरज ने नरमी से दादाजी के पैर छुए थे और उन्हें बड़ी देर तक दबाया था। उनके बाद भानुमति ने आगे बढ़कर उन दोनों को बहुत आशीर्वाद दिया था। उनको दुलारा, मेरे बच्चे, तुम्हारे बिना ये घर सूना लग रहा था। भानुमति ने मुस्कुराते हुए धीरज को गले से लगाया था। मुस्कान के चेहरे पर एक खुशी की लहर दिखाई दे रही थी। उसने भी झुककर भानुमति के पैर काफ़ी देर तक दबाए थे। भानुमति का ढेर सारा आशीर्वाद लिया था। वह बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए सबका आशीर्वाद ले रही थी। उसके आंखों में खुशी के चमक दिखाई दे रहे थे। हवेली के अंदर दाखिल होते ही नौकरानी ने रास्ते में फूल बिछा रखे थे और हर तरफ मोहब्बत का माहौल था। मुस्कान धीरज के पीछे चलते हुए कभी हवेली को देखती, कभी लोगों की मोहब्बत भरी मुस्कुराहट को। उसने अपने सासू माँ के पैर बड़ी देर तक दबाए थे। उसकी सासू माँ ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए थे और मुस्कान को और धीरज को अपने गले से लगा लिया था और उन्हें चूमती रही। वह दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, ये खुशियाँ हमेशा इसी तरह इस घर में बरसती रहे। उसे घर के सभी बड़े बूढ़े डाइनिंग टेबल पर जमा हुए। खाने की मेज रंग बिरंगे खानों से सजी हुई थी। सबने हंसी मजाक के बीच खाना खाया था। मुस्कान हर किसी के साथ बड़ी प्यार से मिल रही थी, सबके पैर छू रही थी और धीरज उसे देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसका फैसला ठीक साबित हुआ था। खाना बड़ी तसल्ली में खाया गया था। उनको हवेली आए अब 2 महीने बीत चुके थे। सबका व्यवहार मुस्कान के साथ बदल गया था। वह तितलियों की तरह पूरी हवेली में उड़ती फिर रही थी। अब कोई रोक टोक नहीं थी। सबसे ज़्यादा धीरज की माँ उसे अपनी बेटी की तरह चाहने लगी थी। भानुमति भी अब अपना दिल उसके तरफ से साफ कर बैठी थी, क्योंकि वह अपने इकलौते होनहार पोते को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। वैसे भानुमति के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा निकम्मा था और नशा और शराब में डूबा रहता था। औरतों की जरा भी इज्जत नहीं करता था। भानुमति की कोई बेटी नहीं थी, लेकिन पोतियों से उसका घर भरा पड़ा था। धीरज के खुद के 2 बहनें थीं और उसके चाचा की भी 2 बहनें थीं। उसके बड़े पापा की 4 बेटियां थीं। उसके बड़े पापा की बेटियां बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थीं। सबकी शादी हो चुकी थी, लेकिन इतनी बूढ़ी उम्र में भी उसके बड़े पापा को एक बेटे की चाह थी। उसे लगता था कि अगर उसकी औलाद हो जाएगी तो उसकी हुकूमत चलेगी, लेकिन भगवान ने उसे कोई औलाद नहीं दी और वह बाहर की औरतों पर हमेशा बुरी नज़र रखता था, जिसकी वजह से वह अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। उसके मरने का खासकर किसी को भी गम नहीं था। खुद उनकी पत्नी को भी गम नहीं था, बल्कि वे और ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि धीरज के बड़े पापा उसकी बड़ी माँ को कुछ नहीं समझते थे। आज वह ऑफिस से लौटा तो दादाजी ने उसको बुलाया था। वह चुप से उनके कमरे के दरवाजे पर आहट देकर अंदर दाखिल हुआ था। दादाजी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक गंभीरता भरी हुई मुस्कुराहट थी। आओ बेटा, बैठो, दादाजी ने मोहब्बत से कहा। वह उनके पास सोफे पर बैठ गया और बड़े प्यार से उनके पैर को छूकर कहने लगा, दादाजी, आपने मुझे बुलाया था। दादाजी ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम मेरे इकलौते पोते हो,
तुम पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। इस वजह से मैं चाहता हूँ ये परिवार तुम्हारे दम से ही चल रहा है। तुम हमारे इकलौते वारिस हो। हम चाहते हैं ये नस्ल आगे बढ़े। तुम हमें पोते की खुशी दे दो। वो बहुत ही विश्वास के साथ आस लगाकर उससे बोले थे। धीरज उनकी आखिरी बात पर चौंक गया था। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी पत्नी उम्र बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो और उससे अपना वंश चलाओ। और देखो, हमने तुम्हारी सारी बात को माना है। अब तुम हमारी इस बात को रद्द मत करना। अगर तुम चाहते हो कि मुस्कान से ही तुम्हारा वंश चले तो तुम मुस्कान के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकते हो। देखो, इस शादी को 5 महीने बीत चुके हैं और मुझे मालूम है कि तुम उसे अभी तक मासूम समझते हो, और मेरा ख्याल जहाँ तक है कि वह अब बालिग हो चुकी है। तुम्हें मुस्कान के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो तुमको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और ये मेरा और भानुमति का और यहाँ तक कि सभी घर वालों का यही राय है। तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम्हें दूसरी शादी करनी है या फिर मुस्कान के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना है? जैसे ही उसने अपनी नज़रों को पीछे उठाया था, मुस्कान भी उसके पीछे ही खड़ी थी। मुस्कान को दादाजी ने पहले ही सिखा दिया था कि धीरज के अंदर के छुपे राज को जानना होगा। आखिर क्यों वो मुस्कान के साथ अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाता? मुस्कान भी दादाजी की बातों से डर गई थी और अंदर ही अंदर उसने एक मंसूबा तैयार किया था कि आज रात वो किसी भी हाल में धीरज को अपने और उसके रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। अब वो बच्ची नहीं थी, पूरी 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा मासूमियत झलकता था, जैसे वह कोई छोटी बच्ची हो। मुस्कान भी धीरे धीरे धीरज की मोहब्बत में दीवानी हुई थी और वह भी यही चाहती थी कि धीरज के साथ अब वो अपना रिश्ता आगे बढ़ाएगी। और उसने पहले ही दादाजी से वादा किया था कि वे आज से ही अपना रिश्ता धीरज के साथ ठीक कर लेगी। अब वो एक समझदार बहू बनकर दिखाएगी और बहुत जल्द ही उनके संतान को भी पैदा करेगी। उसने ये वादा पहले ही दादाजी से और भानुमति से कर लिया था। उसके बाद ही धीरज से बात हो रही थी, लेकिन धीरज को कुछ भी पता नहीं था। उसने उठते ही मुस्कान को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि दादाजी, आपने आज तो दूसरी शादी के लिए कह दिया, लेकिन आज के बाद ऐसा कोई शब्द नहीं कहोगे। मैं तो उसकी कम उम्री का लिहाज कर रहा था, लेकिन अब जब मुस्कान 18 साल की हो चुकी है तो मैं अब इस चीज़ के लिए सोचूंगा और मैं दोबारा दूसरी शादी औलाद के लिए तो कभी नहीं कर सकता। दादाजी उसकी बात पर मुस्कुरा उठे थे और उन दोनों को वापस अपने कमरे की तरफ भेज दिया था। मुस्कान भी बिल्कुल तैयार बैठी थी। उसने धीरज की तरफ देखा था और आज वह कुछ और ही कह रही थी, जैसे वह सब कुछ अनुमति दे रही हो कि मुस्कान धीरज के लिए पूरी तैयार है, लेकिन बहुत कांप रही थी और डर भी रही थी। धीरज की बड़ी बहन ने आज उनका कमरा सुहाग रात की तरह सजाया था और घर के सभी लोग चाहते थे कि आज उनका मिलान हो, क्योंकि नौकरानियों से पता चला था कि धीरज और वे अलग अलग सोते हैं। अभी घर वालों ने मिलकर ये प्लान बनाया था और उन दोनों को एक करने की कोशिश की थी। धीरज तो उसके मोहब्बत के लिए कब से भरा पड़ा था और वह भी मुस्कान की तरह कांप रहा था और मुस्कान अपने कमरे में घूंघट निकाले उसका इंतजार कर रही थी। तभी धीरज धीरे धीरे जाते उसका घूंघट उठाकर देखा तो देखता ही रह गया था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और आज वह कहीं से भी बच्ची दिखाई नहीं दे रही थी। उसने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा तो उसने धीरज का हाथ उठाकर अपने होठों से लगा लिया। धीरज तो जैसे दीवाना हो गया था। वह तुरंत उसको अपने गोद में भर लिया था और मुस्कान ने कहा, आज के बाद हम एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के अंदर समाकर सोएंगे ताकि हम जल्दी से इस घर को संतान दे सके। धीरज ने एक मुस्कान अपने चेहरे पर सजा लिया और कहा कि मुस्कान जी, तुम्हें पता होना चाहिए कि चिपकने से कोई बच्चा नहीं होता। उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मुस्कान ने शर्मा कर अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा कि ये इतने भारी भरकम लहंगे पहनकर और अपने पूरे जिस्म को छुपाकर तुम कौन सा बच्चा पैदा करोगी? पहले इन कपड़ों को अपने तन से अलग करो, फिर मैं थोड़ी सी मेहनत करूँगा और थोड़ी सी तुम मेहनत करना, फिर ज़रूर भगवान ने चाहा तो जल्द बच्चा पैदा होगा। मुस्कान बहुत शर्मा रही थी और उसने कहा कि मैंने इन कपड़ों को पहनने में बहुत समय बिताया है। अब तुम ही इन कपड़ों को मेरे तन से अलग करोगे। तुम्हें भी तो पता चले, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से अपने आप को सजाया है और तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं आ रहे, तो अब आगे तुम्हें ही मेहनत करो। मैं तो कुछ नहीं करने वाली, मुस्कान ने मुंह बनाकर बोला था। धीरज ने फिर से उसको अपने गोद में समा लिया था। धीरज धीरे धीरे उसके लहंगे को उतारने लगा था, उसके ब्लाउज के हुक को खोलने लगा था। मुस्कान तो बहुत ज़्यादा कांप रही थी, शर्मा रही थी।
धीरज उसे फूल की तरह छू रहा था। कहने लगा, तुम इस तरह कांपोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पहले तुम्हें इस सब चीज़ को बंद करना होगा और मुझे कोऑपरेट करना होगा। मुस्कान भी अब बिल्कुल रिलैक्स होकर मुस्कुरा रही थी। वह जैसे जैसे अपना हाथ सहला रहा था वह आहें भरने लगी थी। धीरज जैसे दीवाना हुआ था, मुस्कान के सारे शरीर को चूम गया था। मुस्कान अब आहें भर रही थी। मुस्कान को भी उसने दीवाना कर दिया था। मुस्कान जल्दी से तड़प उठी थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी से धीरज को बड़ी जोर से पकड़ लिया। धीरज ने भी एक झटके में मुस्कान की चीखें निकलवा चुका था, लेकिन उस मोहब्बत पर मुस्कान सिर्फ आहें भरकर रह गई। बीच बीच में थोड़ा सा चीखती और बड़ी जोर से धीरज को पकड़ लेती और कहती, बस मुझे आज पूरा सुकून चाहिए। धीरज तो पहले से भरा पड़ा था। वह तो नॉन स्टॉप मुस्कान को सुकून देता रहा। मुस्कान भी उसका पूरा कोऑपरेट कर रही थी और पूरी रात वह इश्क के समंदर में नहाते रहे। बेड का फूल बिखर चुका था। बेड शीट भी पूरा खराब हो चुका था। सुबह बेड शीट की रस्म की गई थी। मुस्कान पूरी लाल हो चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर निखर कर रूप आया था। धीरज ने उसके गर्दन पर, उसके होंठों पर, उसके जगह जगह मोहब्बत का निशान छोड़ गया था। मुस्कान मुंह बनाकर उसे दिखा रही थी। धीरज फिर से दीवाना हुआ। मुस्कान, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। इस तरह मुझे मत उस्काओ। मैंने बहुत आराम से ये सब किया है। तुम्हें नहीं पता मैं कितना दीवाना था तुम्हारी मोहब्बत के लिए। तुम मुझसे इस तरह की शिकायत करोगी तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भी तो बच्चा चाहिए ना। तो थोड़ी सी मेहनत तुम भी तो करोगी ना। अब तुम इन सब निशानों को अपने मेकअप से छुपा लो। मैं क्या कर सकता हूँ मुस्कान, मैं तुम्हें देख कर पागल हो जाता हूँ। वह भी मुंह बनाकर धीरज के गले लगाकर उसके होंठों पर किस कर गई। नहाने के बाद भी धीरज ने उसे नहीं छोड़ा। उसने सुबह भी उसे बिल्कुल पागल कर दिया था। उसने रोनी सी शक्ल बना ली थी। उसने कहा कि मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ और तुमने मुझे फिर से। उसने कहा, चलो मैं दोबारा तुम्हें नहला देता हूँ, लेकिन तुम इस तरह मुझे अपने जिस्म को दिखाती रहोगी तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। उसे उठाकर बाथ टब में ले जाकर उसे बड़ी प्यार से नहला रहा था। बाथ टब में उसने फुल रोमांस किया था। उसे नहलाता हुआ फिर से बाहर लाया था। मुस्कान भी बड़ी प्यार से उसे देखे जा रही थी। मुस्कान ने कहा कि तुम दुनिया के सबसे पहले आदमी होगे जो इतना रोमांस भरा पड़ा है आपके अंदर। मैं तो अब आपसे थक चुकी हूँ। एक दिन में ही मेरा बुरा हाल हो चुका है। मेरे टांगों से चला भी नहीं जा रहा। धीरज ने कहा कि तुम्हें चलने की क्या ज़रूरत है, बिस्तर पर पड़ी रहो। आज घर में बड़ी खुशी का माहौल था। सबको पता चल गया था कि धीरज और मुस्कान का रिश्ता आगे बढ़ चुका है, क्योंकि बेडशीट धुलाई रस्म हो चुकी थी और सबको विश्वास था बहुत जल्द अब इस घर का संतान आने वाला है। घर और हवेली पूरी सजाई जा चुकी थी। मुस्कान का सब घर वाले बड़ी ख्याल रख रहे थे और धीरज चाहता था मुस्कान आगे पढ़े। मुस्कान भी यही चाहती थी। मुस्कान ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी थी। 3 महीने के बाद मुस्कान की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी। उसको चक्कर आ रहे थे। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था तो पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, और एक बच्चा नहीं, उसके प्रेगनेंसी में 2 जुड़वा बच्चे थे। और ये सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश हुए थे। मुस्कान का बहुत ख्याल रखा जा रहा था। धीरज की माँ उसे अपनी बेटी की तरह चाहने लगी थी। पूरे 9 महीने के बाद मुस्कान ने 2 जुड़वा बेटे को जन्म दिया था। हवेली में 4 चांद लग गई थी। भानुमती तो जैसे नाच उठी थी, लेकिन धीरज के दादा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। एक तरफ खुशियाँ थी और एक तरफ दादाजी की बिगड़ती हालत थी। घर वाले सभी प्रार्थना कर रहे थे दादाजी की तबीयत किसी तरह संभल जाए, लेकिन दिन ब दिन उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि ये कुछ दिनों के मेहमान हैं। उनकी उम्र भी 100 से पार हो गई थी। एक सुबह ऐसा भी आया जब दादाजी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे। उनका क्रियाक्रम किया गया था। दादाजी ने अपनी सारी दौलत उन 2 पोतों के नाम कर दिए थे। भानुमती भी अपनी सारी जायदाद अपनी पोतियों के नाम कर चुकी थी, क्योंकि भानुमती अपने मायके में भी बिल्कुल अकेली लड़की थी। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। भानुमती भी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन पोते को देखकर वह दोबारा जी उठी थी। धीरज के बच्चे लव और कुश 5 साल के हो चुके थे। मुस्कान दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन इस बार मुस्कान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। धीरज उसे बिस्तर से भी उठने ना देता था। उसका बहुत ख्याल रखा जाता था। ये थी धीरज और मुस्कान की लव स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।